हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, सभी को बता दिया गया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, तो ये सभी के लिए जो है क्लासेस हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लास का जो समय है, टाइम है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास मतलब ए वाली जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है इसके बाद आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपसे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके परीक्षा की शिक्षा हमारे टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक कर दिया, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आपको बता दिया जाए कि जो यूपी बीएड वाले हैं उनका जो फॉर्म आ गया है 10 तारीख से 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक। इसके बारे में सभी को क्लियर है, ठीक है। तो चलेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे हम। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। काली मिट्टी, मखमली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी। तो आपकी काली मिट्टी जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। काली मिट्टी जो आती है देखिए जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही, और क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट। चलिए, किस मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। काली मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 53 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बताइए। किस मिट्टी में जो है सिंचाई, अच्छा, कृषि के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में, किसमें। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा साथियों काली मिट्टी में, ठीक है। काली मिट्टी में जो है सिंचाई के लिए और कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है, खेती के लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 54 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। भारत में काली कपासी मिट्टी को जो है किस स्थानीय नाम से जो है जाना जाता है। तराई के, बांगर के, खादर के या रेगुण के। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी को देखिए रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में काली कपासी मिट्टी को जो है रेगुड़ स्थानीय नाम से भी जो है जाना जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखेंगे। 55 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का जो है निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का जो है निर्माण होता है। लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटोराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे लाल मिट्टी का, ठीक है। ग्रेफाइट और नाइस चट्टानों से जो है लाल मिट्टी का निर्माण होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और बैसाल्ट चट्टानों के विघटन से जो आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 56 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर। धान के जल भराव में किस खाद को नहीं डालना चाहिए, बताइए। धान के जल भराव में जो है किस खाद को नहीं डालना चाहिए,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे यूरिया खाद को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। धान के जल भराव में जो है आपका यूरिया खाद को नहीं डालना चाहिए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 57। वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या है? पोम है, बेरी है, प्लूस्टर है या सोरोसिस है? क्या है? वानस्पतिक रूप से अनानास का जो फल है क्या है साथियों? तो वानस्पतिक रूप से अनानास का जो फल होता है सोरोसिस होता है, सोरोसिस। जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 57 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा आंसर। आलू के आलू के मोजैक रोग को क्या आलू के मोजैक रोग का क्या कारण होता है? आलू के मोजैक रोग का क्या कारण होता है? तो आलू के मोजैक रोग का कारण आपका होता है साथियों विषाणु। क्लियर है? आलू के मोजैक रोग का कारण होता है आपका विषाणु। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 58 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भूमि क्षारता भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत, बताइए। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है? हरा जो है वर्ग 1 में आता है, पीला जो है वर्ग 2 में आता है, नीला जो है वर्ग 4 में आता है और नारंगी जो है वर्ग 3 में आता है, बताइए। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत दिया गया है? तो आपका दिया गया यहाँ पे गलत वाला जो है नारंगी वर्ग 3 में जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए आलू के मोजेक रोग का कारण आपका विषाणु होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 नंबर पे, उत्तर दीजिएगा आंसर। सबसे अधिक विषैले तत्व प्रतिदिन किस शहर में घुलते हैं, बताइए। सबसे अधिक विषैले तत्व जो है प्रतिदिन किस शहर में घुलते हैं? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सबसे अधिक विषैले तत्व जो है प्रतिदिन कोलकाता शहर में घुलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों थी, उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है, बताइए। सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां थी, उनका जो उल्लेख है किस वेद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो उल्लेख मिलता है साथियों आपका मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका डेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं आपका 62 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? क्या है? तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन आपका हो जाएगा साथियों शतपथ ब्राह्मण, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 63 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, बताइए। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति? कौन सी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति आपकी प्राचीनतम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनु स्मृति, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। मनु स्मृति जो आपकी प्राचीनतम स्मृति है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सही, तो ठीक है। अगले क्वेश्चन बनेगा 64 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर जो है सम्मेलन आयोजित करता था, बताइए। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो आपका राइट आंसर साथियों प्रयाग में, प्रयागराज में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग में अपना सम्मेलन जो है आयोजित कराता था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं आपका 65 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, बताइए। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने जो है किसे अपनी राजधानी बनाया था साथियों? बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंती या बनवासी को, या इनमें से किसी को नहीं? तो आपका राइट आंसर साथियों वैजयंती या बनवासी को, ठीक है। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने जो है वैजयंती या बनवासी को जो है अपनी राजधानी बनवाया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 66 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, बताइए। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 67 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता
पूंजी होना आवश्यक है। बताइए, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए, ठीक है, मतलब नए बैंक जो आपके प्राइवेट बैंक हैं उनको खोलने के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी का होना आवश्यक होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों 200 करोड़। ठीक है, भारत में अगर आपको निजी बैंक खोलना है, प्राइवेट बैंक खोलना है, तो कम से कम आपके पास 200 करोड़ रुपया होना आवश्यक होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 68 नंबर 68 नंबर। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? बताइए, भारत में जो है करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? भारत में करेंसी नोट जारी आपका करता है साथियों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नोटों के ऊपर आपने देखा होगा ना भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, तो भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं 69 नंबर। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? बताइए, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, देश के लिए, ठीक है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान आपका तैयार किया था दादा भाई नौरोजी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 70 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या? बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत आपका सेवा क्षेत्र होता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 71 नंबर। घोटुला प्रथा, ठीक है, घोटुला प्रथा का संबंध किस जनजाति से? बताइए, घोटुला प्रथा का जो संबंध है किस जनजाति से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? घोटुला प्रथा का जो संबंध है साथियों आपका गोंड जनजाति से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 71 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? घोटुला प्रथा का जो संबंध है आपका गोंड जनजाति से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 72 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का संस्करात्मक हरण विवाह प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए, संस्करणात्मक हरण विवाह प्रथा जो है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे खरिया दिया गया है, बैगा दिया गया है, भील दिया गया है और नागा दिया गया है। तो आपका संस्करणात्मक हरण विवाह प्रथा जो आपकी प्रचलित थी साथियों आपकी खरिया जनजाति में, खरिया, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 73 नंबर है। ध्यान से देख के बताइएगा अटेंशन। कस्बा निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है? बताइए, कस्बा जो है निम्नलिखित में से किस तरह का क्षेत्र होता है? तो कस्बा जो आपका क्षेत्र होता है साथियों गांव एवं नगर के बीच होता है। ठीक है, कस्बा जो होता है गांव एवं नगर के बीच का क्षेत्र होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, गांव और शहर, ठीक है, गांव एवं नगर के बीच में जो आपका क्षेत्र होता है उसको कस्बा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 74 नंबर। बताइएगा आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्था के विषय में सही है? ठीक है, यह पद्धति का एक स्वरूप है, यह एक संगठित समूह है, यह एक दीर्घ स्तरीय संगठन है, या अनौपचारिक समूह है? इसमें से कौन सा जो दिया गया संस्था के विषय में सही है? तो संस्था के विषय में आपका सही जो दिया गया यह पद्धति का एक स्वरूप है। ठीक है, यह पद्धति का एक स्वरूप है, यह संस्था के विषय में जो दिया गया आपका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर क्या जाएगा। क्या दिया गया सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके संकुलन से है, जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी है हमको बताना है। ठीक है, क्या दिया गया है? सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके संकुल से है, जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है साथियों आपकी हो जाएगी मैनहीम, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? सॉरी, मैनहीम नहीं, नाइडेल की है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प, बी वाला नहीं, डी वाला विकल्प नाइडेल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संरचना का जो संबंध है सामाजिक संगठनों के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके संकुल से है, जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी है? तो नाइडेल की है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? इतना याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है कला वर्ग की। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में देगा। आपको क्लास कैसी लगे तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, मतलब हिंदी वाली, शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।